साथ आज रोड ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल देखेंगे, है ना। बाय रोड जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका डिटेल देखेंगे, और उसके बाद रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का डिटेल देखेंगे, ठीक है। वो भी कंप्लीट हो जाता है इन केस, तो फिर बाय वाटर या बोलो बाय सी, वो ट्रांसपोर्टेशन में जो भी वेसल्स यूज होते हैं या जो भी शिप्स होती हैं वो किस हिसाब से, एक शिप का वेट क्या होता है, किस हिसाब से वो वेट कैरी कर सकता है, ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें तीनों ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है जो आज कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान दो, डिलीवरी चालान, देखो नाम से समझ आ रहा है डिलीवरी, है ना। तो डिलीवरी चालान क्या बता रहा है? इट इज एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, है ना। मैंने जयप्रकाश को कुछ सामान भेजा है ना, तो मैं उसके डिलीवरी चालान भेज रही हूँ। इट मींस दिस डिलीवरी चालान इज सिंपली सेइंग द ट्रांसपोर्टेशन की उस, ये जो 100 क्वांटिटी आपने मांगी थी उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया है जयप्रकाश ने जहां मांगा था वहां। This delivery challan only and only acknowledges the delivery or the transit or the transportation of the goods. It is simply a proof of the delivery कि ये जो goods हैं वो डिलीवर हो गए हैं, है ना। अच्छा, डिलीवरी के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं बोला जा रहा है इन द डिलीवरी चालान, है ना। अच्छा, डिलीवरी चालान का मतलब ये भी, जैसे मैंने बोला, डिलीवरी चालान का सिंपल मतलब है कि गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड, है ना। अब डिलीवरी चालान का ये मतलब नहीं कि मैं जयप्रकाश से पैसे चाह रही हूँ, है ना। ये जो पैसे चाहने वाली चीज है ना, कि मैं पेमेंट चाह रही हूँ अब जयप्रकाश से, वो इनवॉइस के बाद होता है ना। अगर किसी ने आपको देखो, ये चीज मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से देती हूँ। मेरा घर बन रहा था, आप समझो इसको, मेरा घर बन रहा था, ठीक है। मैं इन्वॉल्व थी, मैं देख रही थी, मतलब, है ना। तो घर बन रहा था, तो टाइल्स आ रही थी, है ना। टाइल्स वाला जो है, जो हमारे वेंडर थे, जो टाइल्स हमको सप्लाई दे रहे थे, तो टाइल्स वाले हमें टाइल्स भेजते थे। मान लो इस बार मैंने उससे 20 बॉक्स मंगाए, है ना। 20 बॉक्स मंगाए मैंने, तो उसने मुझे डिलीवरी चालान के साथ 20 बॉक्स दे दिए, ठीक है जयप्रकाश। उन्होंने क्या किया, 20 बॉक्स मुझे दे दिए जो मैंने मांगे थे उनसे। उसके साथ में उन्होंने मुझे डिलीवरी चालान दिया कि 20 बॉक्स डिलीवर करके, उसका मतलब ये हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ, जब उन्होंने मुझे 20 बॉक्स डिलीवर किए ना, तो उस समय मुझे लगा कि यार नहीं यार, मुझे 20 की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा मंगवा दी है ना। तो मैंने, या हो सकता है कि वो 20 में से 2 डैमेज निकले, ये भी हो सकता है कि 20 में से क्या हुआ, 2 डैमेज निकले, तो मैंने 2 को रिटर्न करवा दिया उनके। मैंने एक्सेप्ट कितना किया उससे, सिर्फ 18 एक्सेप्ट किया, क्योंकि 2 मान लो डैमेज निकल गए, या मुझे लगा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है रीजन, ठीक है। मैंने एक्सेप्ट किए सिर्फ 18। तो अब इनवॉइस किस चीज का जनरेट होगा, ओनली फॉर द एक्सेप्टेड आइटम। मैंने सिर्फ 18 जो बॉक्स है वो एक्सेप्ट किए हैं, तो इनवॉइस अब 18 का एक्सेप्ट होगा या बनेगा, बोलो, ठीक है। अच्छा, मैंने 18 एक्सेप्ट कर लिया अभी, ठीक है। अब जब भी राइट इनवॉइस जनरेट होता है, तो इनवॉइस इज सिंपली अ लीगल डॉक्यूमेंट। इनवॉइस एक लीगल डॉक्यूमेंट which simply means now the sender or the seller is willing to get the payment, है ना। सिंपल, अभी यहाँ पे वो चाह रहा है आपको, अगर उसने इनवॉइस दे दिया है तो इट इज सिंपली इंडिकेटिंग, यहाँ पे वो इंडिकेट करना चाह रहा है कि नाउ ही वांट और ही इज रिक्वेस्टिंग फॉर द पेमेंट, ठीक है। डिलीवरी चालान तक कोई पेमेंट वाला चीज नहीं आता, या डिलीवरी चालान डज नॉट इंडिकेट एनी काइंड ऑफ अ पेमेंट। अंडरस्टूड टिल नाउ। तो अगर हम बात करें डिलीवरी चालान की, तो डिलीवरी चालान में सब होगा, कितना गुड्स, 10 क्वांटिटी, है ना, कितना गुड्स है, क्या क्वालिटी, डिलीवरिंग एड्रेस, डेट ऑफ द डिलीवरी, सेलर का, बायर का नाम, सब चीज इंक्लूड होगा, ठीक है। तो समझो यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिलीवरी चालान एंड इनवॉइस, है ना। तो मैंने बोला कि डिलीवरी चालान इज सिंपली राइट इंडिकेटिंग और सिंपली एक्नॉलेजिंग दी, है ना, और ट्रांजिट
और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और सिंपली इट्स अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी की जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो चुके हैं इस एड्रेस पे, है ना। वेयर एज, अच्छा जो ये इनवॉइस है इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये लीगल नहीं है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द ट्रांजैक्शन डिटेल एंड अमाउंट ओन्ड, कितना अमाउंट बचा है तो वो सब इनवॉइस बताएगा, ठीक है। अच्छा अभी मैंने आपसे ये चीज पूछा कि डिस्क्रिप्शन की कंटेंट कौन कौन सा है ना, कंटेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो डिलीवरी चालान में तो सब आ जाएगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, कितना गुड्स, क्या क्वालिटी, क्या क्वांटिटी, डेट ऑफ डिलीवरी, सेलर का, बायर का एड्रेस आएगा। लेकिन ये जो इनवॉइस में जैसे पूरा जीएसटी डिटेल्स आते हैं प्लस पेमेंट टर्म्स भी यहीं पे आती, इसी में लिखी हुई आएंगी आपको इनवॉइस में। मान लो मैंने जो बेचा सामान मुकेश को, राइट, उसमें मैंने सिंपली लिखा हुआ है कि मुझे 50% कैश चाहिए और रिमेनिंग 50% मुझे 3 मंथ्स के बाद आप, है ना, चेक से दे सकते हो, है ना। तो पेमेंट टर्म्स भी मेरी कहाँ पे लिखी हुई होती है, इनवॉइस में लिखी होती है। इसके अलावा और कोई अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन और भी कोई है, वो मेरे इनवॉइस पे लिखी रहेगी, प्लस एनी काइंड ऑफ अ फ्रेट चार्जेस एंड ऑल, वो भी इनवॉइस पे लिखे होंगे, है ना। अच्छा जो ये है डिलीवरी चालान है, इट डज नॉट इंडिकेट पेमेंट। अगर किसी के पास डिलीवरी चालान आया है, इसका मतलब वो नहीं कि वो पेमेंट की चाह रहा है आपसे। इट इज नॉट राइट इज नॉट काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट फॉर द पेमेंट। बट अगर आपके पास इनवॉइस आया है, इट सिंपली मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा इसमें एग्जाम्पल देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ राहुल है जो, है ना, राहुल ने मुझसे मंगाया है कुछ सामान, लेकिन पहले बोला मैडम आप इसकी 10 क्वांटिटी भेज दो मुझे एज अ इंस्पेक्शन के लिए या सैंपल के तौर पे, इंस्पेक्शन के लिए भेज दो या सैंपल के तौर पे भेज दो, उसके साथ में डिलीवरी चालान भेज दो, है ना। अब राहुल ने मुझे बोला कि हाँ आप डिलीवरी कर दो, 100 गुड्स मुझे पसंद आया है, तो अब 100 गुड्स उसने मंगाए प्लस वो 10 का मैं उसके साथ में इनवॉइस भेज दूंगी, है ना। तो ये अंडरस्टूड टिल नाउ, अभी तक क्लियर है ना, बहुत सिंपल चीजें हैं, इसका फोटो भी देखेंगे अभी। क्लियर है, ऑल क्लियर टिल नाउ एवरीवन, ठीक है। अब हो गया, अब एक आता है लोडिंग और अनलोडिंग मैनिफेस्ट, जो आप लोगों के लिए थोड़ा नया है। लोडिंग मैनिफेस्ट मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो लोडिंग के सामने पे आप काउंटिंग करते हो। अच्छा एक चीज समझो, जयप्रकाश का ट्रक गया, उसमें उसने 1000 क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की भेजी है, 1000 क्वांटिटी, क्या पता बीच में ट्रक वाला गायब कर दे, क्यों जयप्रकाश, हो सकता है कि नहीं, बीच में ट्रक वाले ने गायब कर दिया सामान, क्या करोगे, है ना। तो यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग मैनिफेस्ट काम आता है। लोडिंग मैनिफेस्ट मतलब लोडिंग के टाइम पे आपने जो जो सामान ट्रक में भरा है उसका पूरा लिस्ट है, इस प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी, इस प्रोडक्ट की 20 क्वांटिटी, इस प्रोडक्ट की 40 क्वांटिटी, व्हाटएवर, है ना। अच्छा लोडिंग मैनिफेस्ट को अब अनलोडिंग मैनिफेस्ट से क्रॉस चेक किया जैसा, मान लो राहुल के घर वहां पे पहुंचा सामान, है ना, अब उसने अनलोडिंग मैनिफेस्ट बनता है, ये अनलोडिंग के टाइम पे ये सामान आया, इंस्पेक्शन होके पूरा भराता है वो अनलोडिंग मैनिफेस्ट। अब दोनों को क्रॉस चेक किया जाता है कि सही क्वांटिटी दोनों की मैच हो रही है कि नहीं, ट्रांजिट में कोई सामान इधर उधर तो नहीं हुआ, है ना, तो उसे लोडिंग और अनलोडिंग मैनिफेस्ट किया जाए। यही चीज आप कभी फ्लाइट से किसी ने अगर ट्रेवल किया होगा तो देखना, वहां पे बहुत ज्यादा कॉमनली आप देखते हो जब एयरक्राफ्ट में अंदर घुसते हैं ना, तब वो काउंटिंग होती है, ये टिकट का, ये टिकट का, हाँ लगेज, है ना, वो लोडिंग मैनिफेस्ट भर रहे होते हैं, है ना, लगेज का भी लोडिंग मैनिफेस्ट भरा जाता है। उसके बाद अनलोडिंग मैनिफेस्ट क्या होता है, अनलोड करते समय जब आप काउंट करते हो तो,
ठीक है। अब आ गया ई वे बिल। सबसे इम्पोर्टेंट है ई वे बिल, मतलब सिंपल कहने का मतलब है टू क्रॉस चेक दैट इफ यू हैव, जो गुड्स आप लेकर जा रहे हो अपने साथ ट्रांजिट में, या जो ट्रांजिट गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आपने उसका टैक्स का पेमेंट किया है कि नहीं। सिंपली ये क्रॉस चेक करने के लिए ई वे बिल रिक्वायर्ड होता है। जो गुड्स राहुल लेकर जा रहा है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो टैक्स पेड है कि नहीं, ठीक है, इसीलिए ई वे बिल रिक्वायर्ड होता है। नाउ देयर इज अ स्मॉल वीडियो ऑन अ ई वे बिल। 2-3 मिनट का कोई छोटा सा वीडियो है, क्विकली लुक एट दैट वीडियो। वेट अ सेकंड, नाउ आई एम प्लेइंग दिस वीडियो। K.N. Balagopal. A ministerial panel had recommended implementation of a mandatory e-way bill system on movement of gold and other precious stones between the states. The aim was to curb tax evasion. The GST Council meeting, which was held during June as the tax regime marked 5 years of implementation, accepted the suggestions. The e-way bill or electronic way bill is an electronic receipt or a document generated on the GST portal when there is movement of goods from one place to another. The e-way bill acts as a permit for intra-state and interstate movement of goods valued more than 50,000 rupees. 7.7 crore e-way bills were generated in March 2022 and 7.4 crore e-way bills were issued in April 2022. According to the latest available data. The e-way bill includes the information about details of goods, the consignor, recipient, and the transporter. It should be generated before the movement of goods by the consignor or consignee if goods are transported in their own or hired conveyance by road, railways, or air. And it is the responsibility of the transporter to generate the e-way bill. An e-way bill has to be prepared for each consignment of goods valued over 50,000 rupees, and in case the transporter carries multiple consignments in the same vehicle, a consolidated e-way bill has to be generated. The validity of e-way bills depends on the distance to be travelled by the goods. The e-way bill mechanism ensures that goods being transported are tracked under the GST law and helps in checking tax evasion. If any consignment of goods is found without the e-way bill, then the tax authorities may fine the GST registered person a penalty of 10,000 rupees or tax sought to be evaded, whichever is greater. If समझ में आया? बहुत सिंपल छोटा सा वीडियो था बट बहुत इंफॉर्मेटिव था, है ना। तो अगर कोई लाइक वी हियर जस्ट वांट टू चेक एनीवन इज डूइंग द टैक्स इवेशन, कोई टैक्स का चोरी तो नहीं कर रहा है, जो लेकर जा रहा है गुड उस पर टैक्स पेड है कि नहीं, है ना। ये क्रॉस चेक में अगर किसी को फाउंड हुआ कोई ऐसा जिसको देखा हमने कि ये टैक्स चोरी करके ले जा रहा है, तो क्या क्या बताया पेनल्टी क्या होगा? 10,000। और जो टैक्स जितना आप टैक्स चोरी कर रहे हो भी भरना पड़ेगा, और 10,000 ऊपर से अलग लगेगा। यस मुकेश, यू वर सेइंग समथिंग। सेम थिंग हो रहा था मैं, या तो उसका 10,000 का फाइन लगेगा, 10,000 से कम अगर उसका रिमेनिंग टैक्स पे रहेगा तो वो लगेगा, दोनों में जो भी ग्रेटर देन जो ग्रेटर है 10,000 या जो टैक्स का चोरी हुआ है वो। अगर टैक्स का राहुल ने चोरी 25,000 का किया है तो ऑब्वियसली फिर 25,000 फाइन लगेगा ना, फिर 10 क्यों लगेगा, है ना। 10,000 और राइट टैक्स इवेशन जो ग्रेटर है वो लग जाएगा फाइन आपको, है ना। तो ये हो गया हमारा ई वे बिल, ठीक है। अब इसी को बस ये जो डॉक्यूमेंट्स थे इसको पीपीटी से देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स इज लाइक इनवॉइस, ई वे बिल, डिलीवरी चालान। अब उसको देखते जाओ सिंपल। यहाँ पे देखो दिस इज अ इनवॉइस, है ना। तो अगर आप इसको देखो, वेट अ सेकेंड, हाँ मैं इसको आप लोगों का
अगर इसको ध्यान से देखो आप इनवॉइस को, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा टर्म्स एंड कंडीशन, ये दिखाई दे रहा है टर्म्स एंड कंडीशन, है ना। तो ये टर्म्स क्या लिखा है, गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, राइट, एक्सचेंज्ड, है ना। तो पहली टर्म्स एंड देखो, तो इनवॉइस में टर्म्स एंड कंडीशन चाहे पेमेंट से रिलेटेड हो कुछ और हो मेंशन होता है। यहाँ पे लिखा है गुड्स वन सोल्ड कैन नॉट बी रिटर्न और एक्सचेंज्ड, ठीक है। उसके बिल नॉट पेड विल अट्रैक्ट 24% इंटरेस्ट। देखो एक और टर्म्स कंडीशन में क्या लिखा है कि अगर ड्यू डेट पे आपने नहीं भरा तो कितना परसेंट, 24% इंटरेस्ट रेट लगेगा। ये भी टर्म्स एंड कंडीशन इनवॉइस में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद लिखा है ऑल डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू, जो भी जुरिस्डिक्शन में ये आएगा, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो उसकी जानकारी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो जीएसटी की पूरा टैक्स का जानकारी लिखा हुआ है ना। फ्रेट, अच्छा देखो फ्रेट इंश्योरेंस का अगर कोई चार्जेस है, फ्रेट का कोई चार्जेस है, वेट मतलब पहले वेट लगता था, अभी जीएसटी मान लो, तो जीएसटी का इंफॉर्मेशन, सारा इंफॉर्मेशन इस इनवॉइस में जो है मेंशन्ड है। अच्छा सेलर बायर उसकी इंफॉर्मेशन तो है ही, जो बेसिक इंफॉर्मेशन कितना गुड्स बिका, कितने क्वांटिटी में, है ना, कौन सी बैच का है इसका, है ना, वो सब तो लिखा ही हुआ है, लेकिन उसके साथ में ये सारा इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अंडरस्टूड, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे पेमेंट कंडीशन भी लिख सकते हो आप, देख सकते हो कि लिखा है प्लीज पे विद इन 20 days बाय पेपल, है ना। तो सारा पेमेंट का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है इनवॉइस में। इनवॉइस सिंपली मीन्स आप एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है नाउ फॉर द पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो ई वे बिल, देखो आप अपना, दिस इज हाउ अ ई वे बिल लुक्स लाइक, है ना। इनवॉइस, चालान डेट, वैल्यू देखो यहाँ पे लिखी है, गुड्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट नंबर, नेम, है ना। तो ये बेसिक डिटेल्स लिखी होती है, व्हीकल नंबर है ना। यहाँ पे ई वे बिल नंबर है, तो ये सब है ई वे, ये ई वे बिल है, ठीक है। इसके बाद ये है डिलीवरी चालान, राइट। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की, लेकिन पेमेंट के टर्म्स और वो सब नहीं होता है ना। बहुत सारे इस पे तो जीएसटी का डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो ये डिलीवरी चालान है, इट इज मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो इनवॉइस का ये जीएसटी की डिटेल नहीं लेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिलीवरी चालान गलत है या नहीं है ना। तो डिलीवरी चालान इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट इज क्रिएटेड इन सिचुएशन वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस व्हिच मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू सेल्स। डिलीवरी चालान का मतलब ये नहीं कि माल बिक गया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, वो टाइल्स वाले से मैंने 20 बॉक्स मंगाए, 20 बिके क्या उसके? नहीं बिके। कितने? जब मैंने 18 एक्सेप्ट किए, वो उसका एक्चुअल सेल्स है ना। तो इनवॉइस आपका एक्चुअल सेल्स बताता है, डिलीवरी चालान आपका एक्चुअल सेल्स नहीं दिखाता है। डिलीवरी चालान सिर्फ बताता है कि हमने ये डिलीवर कर दिया है प्रोडक्ट। अब 20 बॉक्स मैंने मंगाए थे, लेकिन मैंने रखे 18 ही, तो सेल एक्चुअल कितने की हुई? 18 की हुई उसकी, ठीक है। अंडरस्टूड, सिंपल सी चीजें हैं। अभी यहाँ पे देखो ये वे बिल है, ई वे, अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, वे बिल अलग है, ई वे बिल अलग है ना। तो ये वे बिल है। आप लोगों में से कुरियर किया है? आप लोगों ने कभी कुरियर किया है कि नहीं किया है कहीं पे भी? हाँ किया मैम। और किसी ने किया? तो जब कुरियर करते हो तो इस तरीके का एक आपको बिल दिया जाता है, फिल करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, मतलब इसे वे बिल बोला जाता है ना। यहाँ पे डिटेल आपको बेसिक भरनी रहती है। देखो यहाँ पे लिखा है कंसाइनर, आप समझ में आ गया कंसाइनर कौन होता है? वन हु इज कंसाइनर कौन हुआ? सेंडर, वन हु इज सेंडिंग द गुड्स, है ना। तो यहाँ पे कंसाइनर का डिटेल है, कंसाइनी का डिटेल है। अच्छा देखो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो मोड ऑफ डिस्पैच आप चूज करते हो, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस। अरुंधति को है कि ठीक है मेरे घर पे ये 8-10 दिन में भी पहुंचेगा तो मुझे चलेगा, तो वो नॉर्मल मोड यूज कर सकती है। अगर अरुंधति को चाहिए जल्दी बाय एयर भेज दो, थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लगेगा, बट बाय एयर भी वो यूज़ कर सकती है ना। यहाँ पे वैल्यू, एज आई सेड, वैल्यू ऑफ गुड्स डिक्लेयर करना पड़ता है
वंस आई वॉज सेंडिंग अ लैपटॉप ऑफ माई ब्रदर, एक बार मैं अपने ब्रदर का ना लैपटॉप भेज रही थी, तो उसमें भी ऐसा था कि वैल्यू ऑफ गुड्स मुझे डिक्लेयर करना पड़ा। बिल मांगा उन्होंने, इनवॉइस जो असली इनवॉइस है उसका, लैपटॉप का, वो भी मांगते हैं, क्योंकि डिक्लेयर कर रही हूँ वैल्यू तो वो है कि नहीं, इस कारण से। तो ये सब है वे बिल। यहाँ पे जो आपको टोटल कितना चार्जेस लगा रहा है वो आपको वो बता देगा। ठीक है, देखो ग्रैंड टोटल उसने लिखा हुआ है। ठीक है, ये है लोडिंग मैनिफेस्ट। सी हियर, दिस इज लोडिंग मैनिफेस्ट, है ना। टैली शीट है ये, एक तरीके की। आप सिंपल जो जो लोड हो रहा है सामान उसका डिटेल यहाँ पे डाल रहे हो। ठीक है, ये अनलोडिंग के समय पे क्रॉस चेक कर रहे हो, वही चीजें है नहीं है। अनलोडिंग मैनिफेस्ट है, ये डिफर करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ऐसा नहीं है कि इसका फॉर्मेट ये फिक्स है, ये फॉर्मेट फिक्स नहीं है ना। कंपनी टू कंपनी इट डिफर। ठीक है, उसके बाद ये गेट पास है। गेट पास यू नो है ना, कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वहां पे एंट्री करने के लिए आपको गेट पास लगता है ना। विदाउट गेट पास आपका जो ड्राइवर होगा ना, वो आपका ट्रक लेकर ही नहीं जा पाएगा वहां पे, है ना। तो कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने के लिए यू नीड अ गेट पास। तो ये जैसे कि ये देखो, ये दिल्ली हब के लिए है। कंसाइनर कंसाइनी की डिटेल लिखी हुई है, रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ है, चार्जेस डिटेल जो भी है, सिग्नेचर डेट टाइम, ये गेट पास है। ठीक है, अब आ गया एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों के लिए, ADR। ADR क्या होता है? ADR, अच्छा मैं बता देती हूँ। ADR पे बहुत सारी चीजें मिलेगी, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्रीमेंट ऑन डेंजरस गुड्स, एग्रीमेंट ऑन डेंजरस गुड्स, एग्रीमेंट ऑन डेंजरस गुड्स, ADR टाइप की चीजें। अच्छा, हमारे देश में तो चलो फिर भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए ना, यहाँ पे वहां पे ना सर्टिफिकेशन के बिना कोई ना ये इस तरीके की व्हीकल नहीं चला सकता है। इस डेंजरस गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन वाली व्हीकल चलाने के लिए ना जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो सर्टिफाइड होते हैं, जो ADR पे सर्टिफाइड होते हैं। इसके सर्टिफिकेशंस होते हैं बाहर देशों में। इंडिया में तो चलो कोई नहीं, कोई भी नॉर्मल ड्राइवर चला रहा है, ये कर रहा है, इंडिया में इतना नहीं है। लेकिन बाहर जाओगे ना तो इसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, अगर इस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन में आप हो तो, है ना। तो ये है ADR। अच्छा, अलग से क्यों बोला है? क्योंकि डेंजरस गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। देखो जो इतना बड़ा हादसा हुआ, कितने लोगों का जान गया, है ना। तो इट्स अ रिस्की, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो रिस्की गुड्स का हो रहा है ना। तो ADR इज द एग्रीमेंट ऑन डेंजरस गुड्स, है ना। इट्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट अ पर्सन और दैट a transporter has to follow and that governs the safe transportation of the hazardous goods. अगर किसी hazardous या dangerous goods का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, ये बताता है ADR। उसमें लिखा भी रहता है मैम। हाँ, लिखा भी उसका हर चीज ऐसे दिया हुआ रहता है। बहुत सारे। अभी मैं एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। आपने हाईवे पे कभी देखा होगा, आप लोग हाईवे वगैरह पे तो जाते हो तो बहुत सारे जो ट्रक वगैरह रहते हैं, मेनली मैंने देखा है जो पेट्रोलियम वाले इस तरीके के प्रोडक्ट, उसमें बहुत सारे सिंबल्स बने होते हैं, है ना। ADR में क्या क्या चीजें कवर होती है, जो ADR में बताएंगे आपको कि डेंजरस गुड की पैकेजिंग कैसे होगी, डेंजरस गुड की लेबलिंग कैसे करी जाएगी। इसकी नॉर्मल लेबलिंग नहीं होती ना, डेंजरस गुड्स की लेबलिंग अलग होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिंबल्स और वो सब बने होते हैं। पैकेजिंग अलग होती है ना, कि राइट। पैकेजिंग भी ऐसे नॉर्मल आप पैकेजिंग नहीं कर दोगे ना, पॉलिथीन से रैप या पेपर से रैप, तो उसकी पैकेजिंग भी अलग होती है। क्लासिफिकेशन बताना पड़ता है कि किस टाइप का डेंजरस गुड्स है जो आप लेकर जा रहे हो, हाउ डेंजरस इट इज, उसका नेचर क्या है, लेवल ऑफ रिस्क क्या है। तो क्लासिफिकेशन बताता है ADR। पैकेजिंग बताएगा किस हिसाब से पैकेजिंग होनी चाहिए। लेबलिंग, इट मेंशंस द लेबलिंग, किस हिसाब से लेबलिंग होनी चाहिए, है ना। फिर पेपर वर्क अलग होता है उसका, उसके लिए ट्रेनिंग अलग होती है। जैसे कि मैंने बोला, आप बाहर जाओगे बाहर के देशों में तो वो ट्रेंड होते हैं इसके ड्राइवर, वो सर्टिफाइड ड्राइवर्स होते हैं, है ना। पेपर वाला अलग होगा,
कार्गो की सिक्योरिटी के लिए आप क्या करो, कार्गो सिक्योरिंग भी इसी में आता है। तो जब भी ADR की बात करोगे तो इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, है ना। रूल्स किस चीज से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड, उसकी पैकेजिंग से रिलेटेड रूल्स, उसकी लेबलिंग से रिलेटेड रूल, गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या कितना रिस्की प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड रूल्स, पेपर वर्क अलग होता है, कार्गो की सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा रहा है, कार्गो सिक्योरिंग, और ट्रेनिंग ऑफ द राइट ड्राइवर्स। तो ये सब सेट ऑफ रूल्स है दैट एस्टेब्लिश द टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, है ना, जो बताता है कि दिस रिक्वायरमेंट टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी रिक्वायरमेंट है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी हजार्डस गुड्स और डेंजरस गुड्स, उसको बोला जाता है ADR। ठीक है। अब ADR के अकॉर्डिंग ना 9 क्लासेस होती है हजार्डस गुड्स की, 9 क्लासेस ऑफ हजार्डस गुड्स। हजार्डस जो गुड्स होते हैं या जिसको हम डेंजरस गुड्स बोलते हैं वो 9 क्लास में डिवाइड होते हैं, 9 क्लासेस होती है हजार्डस गुड्स की। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता है, हम लोग को तो हजार्डस गुड्स ऐसा लगता है कि LPG गैस होगी, पेट्रोलियम, यही सब चीजें हो सकती है। इवन आपको पता है एयर फ्रेशनर भी डेंजरस गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। इवन यू वोंट बिलीव टेबल टेनिस की बॉल, TT बॉल्स, टेबल टेनिस की बॉल्स भी डेंजरस गुड्स में आती है ना। फोटोग्राफिक फिल्म्स वो भी डेंजरस गुड्स की कैटेगरी में आती हैं, है ना। तो अगर डेंजरस गुड्स का 9, देखो मैं 9 क्लासिफिकेशन आपको बता रही हूँ कि 9 कौन कौन सी चीजें हैं जिनको 9, इसी को 9 क्लासेस बोला जाता है। क्लासिफिकेशन 9 क्लासिफिकेशन यही होती है डेंजरस गुड्स की। एक हो गया आपका एनी ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, है ना। सेकंड एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, और जहरीले पदार्थ तो ऑब्वियसली कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए वो डेंजरस गुड्स की कैटेगरी। तीसरा रेडियो एक्टिव कोई भी होगा, अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल, है ना। चौथा होगा एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स अगर कोई जा रहे हैं, है ना। पांचवा हो गया किसी तरीके की गैसेस, ठीक है। अब इसमें LPG हो गई या किसी भी तरीके की गैस हो गई, वो हो गई, है ना। और 6th हो गया एनी कोरोसिव मटेरियल, कोरोसिव सब्सटेंस, कोरोसिव सब्सटेंस भी क्योंकि हो सकता है वो उससे मिलके उस पर कोरोजन हो जाए या, है ना, कुछ भी। तो कोरोसिव सब्सटेंस भी जो है वो डेंजरस गुड्स की श्रेणी में आते हैं, है ना। एनी फ्लेमेबल लिक्विड और एनी फ्लेमेबल सॉलिड, ये सारी चीजें जो हैं, फ्लेमेबल एनी लिक्विड और फ्लेमेबल एनी सॉलिड, है ना। तो ये सारे जो है कैटेगरीज है किसकी, डेंजरस गुड्स की। फ्लेमेबल गुड्स, सॉरी, फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल सॉलिड, ये सारा उसी में आता है। अच्छा, अब एक वीडियो दिखा रही हूँ। ये वीडियो इसलिए है ताकि नाउ अभी जब भी आप कोई डेंजरस गुड्स का व्हीकल देखोगे तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या जा रहा होगा। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके। Dangerous goods, or DG, are materials that are hazardous to the environment and to human health. These materials can include explosives, flammable liquids, radioactive materials, and more. In this video, we'll be taking a closer look at the different classes of dangerous goods as defined by the International Maritime Dangerous Goods Code. Understanding these classes is essential for anyone involved in the shipping or transportation of these materials. So, let's dive in and learn more about the unique characteristics of each class. The first class of dangerous goods is explosives. This includes anything that can produce a chemical reaction, combustion, or detonation, such as fireworks, dynamite, and certain types of ammunition. Explosives are classified into 6 different categories, from 1.1, the most dangerous, to 1.6, the least dangerous. देखो, एक्सप्लोजिव्स में भी क्लासेस है। हाँ, 1.1 इज द मोस्ट डेंजरस एक्सप्लोजिव जा रहा होगा और लीस्ट मतलब 1.6। तो देखो, थोड़ा सा वीडियो बहुत अच्छा है, डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा देखो। Their symbol is an exploding bomb, with a number indicating the category of the explosive.
The second class of dangerous goods is gases. This includes any substance that is in a gaseous state at normal atmospheric pressure and temperature. There are three subcategories of gases: flammable, non-flammable, and toxic, such as propane, acetylene, and chlorine. Flammable gases refers to gases that can easily ignite and burn when exposed to a heat source or spark. Examples of flammable gases include methane, propane, and hydrogen. Non-flammable gases refers to gases that do not easily catch fire or burn. Examples of non-flammable gases include nitrogen, helium, and carbon dioxide. Toxic gases refers to gases that are harmful or poisonous to living organisms. Exposure to toxic gases can cause health problems or even death. Examples of toxic gases include carbon monoxide, fluorine, and ammonia. The symbol for gases is a gas cylinder, with the subcategory indicated by an additional symbol on the label. The third class of dangerous goods is flammable liquids. This class includes materials that are liquid at normal conditions of temperature and pressure, and that can ignite easily. This includes any liquid that has a flash point of less than 60 degrees Celsius. The flash point is the temperature at which the liquid can ignite, such as gasoline, diesel fuel, and ethanol. The symbol for flammable liquids is a flame over a circle with number 3. Fourth class of dangerous goods is flammable solids. This class includes materials that are solid at normal conditions of temperature and pressure, and that can ignite easily. This class also includes materials that are spontaneously combustible or that can become dangerous when they come into contact with water. Example: sodium, magnesium, and potassium. The symbol for flammable solids is a flame over a square with number 4. The fifth class of dangerous goods is oxidizing substances. Oxidizing substances and organic peroxides. This class includes materials that can support combustion by providing oxygen or that can increase the intensity of a fire, such as chlorine dioxide, hydrogen peroxide, and ammonium nitrate. The symbol used to identify classified dangerous goods is an open flame over a circle with number 5. The sixth class of dangerous goods is toxic and infectious substances. This class includes materials that are toxic to humans or that can cause infection, such as pesticides, certain types of cleaning chemicals, and biological pathogens. The symbol for toxic and infectious substances is a skull and crossbones with number 6. The seventh class of dangerous goods is radioactive materials. This includes anything that emits ionizing radiation, which can be harmful to living organisms. This can include things like uranium, plutonium, and medical isotopes. The symbol for radioactive materials is a yellow and black trefoil with number 7. The eighth class of dangerous goods is corrosive substances. This class includes materials that can corrode metal or other materials. This can include things like acids and alkalis. The symbol for corrosive substances is a test tube pouring liquid onto a hand with number 8. The ninth and final class of dangerous goods is miscellaneous dangerous goods. This class includes materials that do not fit into any of the other 8 classes, such as dry ice, certain types of asbestos, and batteries. The symbol used to identify Class 9 dangerous goods is 7 black stripes in upper half and wall background with number 9. In conclusion, the transportation and handling of dangerous goods is a serious matter that requires careful attention and adherence to regulations and guidelines. Understanding the 9 classes of dangerous goods and their corresponding symbols is crucial to ensure the safe transport of hazardous materials. From explosives and gases to corrosive substances and miscellaneous dangerous goods, each class presents unique risks and challenges that must be addressed. By following proper procedures and protocols, we can help to prevent accidents and protect the environment and public health. Thank you for watching our video. आया समझ में अभी? अंडरस्टूड? सारे क्लासेस सिंबल्स कैसे होते हैं,
अंडरस्टूड? यस मैडम। ठीक है ना? तो ये था हमारा ADR, है ना? 2 मिनट आज इसको मैं PPT से, खैर मैंने इसको इतना डिटेल में आप लोगों को बता दिया कि PPT में वी हैव ओनली 1 स्लाइड ऑन दिस, लेट मी शेयर दैट। ठीक है, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेंजरस गुड्स, राइट? सो रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेंजरस गुड्स, ऑल्सो नोन एज ADR, agreement on dangerous goods, require particularly sensitive handling and careful handling and is subject to a series of legal requirements and specifications. Here we refer to specifications on packaging, labeling, marking of the units transported as well. Marking मतलब वो हमने देखे थे ना, जो labeling के marks होते हैं वो, as well as safety when loading and stowing to keep the goods at a neat and proper place of the cargo. तो ये हो गया ADR आपका। हेलो एवरीवन, प्लीज बी बैक। हम बात कर रहे हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन की, है ना? रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं हम। इंडिया में रोड ट्रांसपोर्टेशन, है ना, कैसे हो रहा है? रोड ट्रांसपोर्टेशन में डॉक्यूमेंट्स क्या यूज हो रहे हैं, है ना? रोड ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा कि डेंजरस गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सब देखा। तो अब बात देखो, रोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिया का रोड ट्रांसपोर्टेशन है, राइट? सो मुझे लगता है कि अगर बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें सबसे ज्यादा नेटवर्क ऑफ रोड है। सबसे ज्यादा अगर रोड है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना? तो देखो यहाँ पे लिखा, इंडिया हैज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द रोड, जिसमें कि नेशनल हाईवे फॉर्म ओनली 2% ऑफ द टोटल रोड, है ना? देखो, जो टोटल इंडिया की रोड है उसमें से सिर्फ 2% जो है वो क्या है, नेशनल हाईवेज है। लेकिन हमारा जो सबसे ज्यादा, देखो यहाँ पे लिखा, टोटल रोड बाय लेंथ एंड कैरी अबाउट 40% ऑफ द ट्रैफिक। ये जो 2% हाईवे है ना, इसमें 40% ट्रैफिक तो इन्हीं सिर्फ 2% हाईवेज में होता है ना? इंडिया रोड नेटवर्क एंड ट्रक ट्रेलर्स आर नॉट फुली केपेबल ऑफ हैंडलिंग द कंटेनर ट्रांसपोर्ट। इंडिया रोड नीड इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेनेंस टू कीप अप द कंपटीशन। यू नो कि हमारी कंट्री में जो है अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे हम, और अभी ऑलवेज से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में कम है ना। गुड कंडीशन ऑफ ट्रक्स है ना, गुड कंडीशन ऑफ रोड है ना? अभी तो आपको पता होगा प्रॉपर कनेक्टिविटी भी नहीं है बहुत सारे पार्ट्स में हमारे बाय रोड, है ना? तो स्टिल इंडिया नीड अ good investment in the infrastructure of the road transportation, है ना? रोड ट्रांसपोर्टेशन प्ले अ वेरी मेजर रोल इन हैंडलिंग अवर कार्गोज। बहुत सारा हमारे कंट्री का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो बाय रोड होता है। अच्छा, अगर हम फायदा देखें रेलवे, ये रोडवेज का कंपैरिजन कर, अगर बाय एयर बाय रेलवे से कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि ये रोड ट्रांसपोर्टेशन का क्या फायदा होगा? सबसे अच्छा फायदा क्या है रोड का, इसका ट्रांसपोर्टेशन का? रेलवेज और एयरलाइन से कम कॉस्ट लगता है। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव तो रेलवेज भी है। रेलवेज इज ऑल्सो, मैम वो वर्जन मतलब वो वेट के हिसाब से चार्जेस लेता है कोई भी प्रोडक्ट का। बट अगर कोई ट्रक से हम लोग अपना प्रोडक्ट भेजते हैं तो उसमें उतना चार्जेस नहीं लगेगा जितना रेलवेज में लगता है। प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक और अगर फायदा देखो, आप ऐसे प्रैक्टिकली सोचो, उसको थ्योरेटिकल नहीं सोचो, प्रैक्टिकली देखो। अगर राहुल एक ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है फ्रॉम कोची टू मुंबई कर रहा है, तो देखो अगर बाय रोड आ रहा होगा ना तो बिल्कुल आपके डोर स्टेप पे आएगा, जो आपका वेयर हाउस होगा वहां पे आएगा। यस और नो? लेकिन अगर मान लो वही चीज वो बाय रेल और बाय रोड बाय एयर कर रहा होगा तो उसे, या बाय शिप कर रहा होगा, डेडिकेटेड डेस्टिनेशन तक अगर कोई चीज पहुंचा रही है तो वो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रोड फ्री ट्रांसपोर्टेशन, है ना? ठीक है, ये हमने देखा बेसिक रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में।